Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. तो कॉन्ग्रुएंसी में पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर दिया था लास्ट, है ना? ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 अभी अपने को देखना है। मैंने आपको क्या कहा था कि पहली एक्सरसाइज में 2-3 कॉन्ग्रुएंसी यूज होंगी, सारी नहीं यूज होंगी। इनफैक्ट आरएचएस तो यूज ही बिल्कुल लास्ट में होगी, है ना? तो अभी कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हो चुकी है एक बार रिवाइंड करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन में तो मुझे ध्यान है एसएस यूज हुई थी, है ना? सेकंड में क्या यूज हुई? एसएस, दोनों में एसएस। थर्ड में एएएस, थर्ड में एएस थी एंड फोर्थ में भी एएएस थी, नहीं एएसए थी, फोर्थ में एएसए थी। तो 3 कॉन्ग्रुएंसी तो यूज कर चुके हैं हम। अब बची क्या है? एक तो एसएसएस और एक आरएचएस। मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों इस एक्सरसाइज में नहीं, अगले एक्सरसाइज में आएंगी तो देख लेंगे। हमने सारी सीख ली हैं, तो कोई सी भी कैसे भी आ जाए, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। एंगल ए देख रहे हो आप, दिख रहा है? इसका बाइसेक्टर है लाइन एल। बाइसेक्टर मतलब इसके बीचों बीच से निकल रही है, बिल्कुल इसको बीचों बीच काटती हुई निकल रही है लाइन एल। ये लाइन एल है, देखो निकल रही है ना। देखो मान लो ये एक एंगल है, इसके बीचों बीच ऐसे लाइन काटती हुई निकल रही है। तो ये जो लाइन निकली ये इस एंगल ए की बाइसेक्टर हो गई। और मैंने क्या कहा था, बाइसेक्ट जिसको करते हैं वो होगा आधा आधा। तो लाइन एल नहीं हुई आधी आधी। ऐसा नहीं कि लाइन एल की लंबाई आधी हो गई, ऐसा नहीं है। लाइन को तो हम कैसे मेजर करते हैं? लंबाई में मेजर करते हैं ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइन एल की लंबाई थोड़ी सी कम हुई है या आधी हुई है। वो उसने तो बाइसेक्ट करने का काम किया है। हुआ कौन है बाइसेक्ट? एंगल ए। हुआ कौन है बाइसेक्ट? एंगल ए। तो अगर एंगल ए बाइसेक्ट हुआ है तो एंगल ए के ऊपर वाला आधा पार्ट और नीचे वाला आधा पार्ट ये दोनों बराबर होंगे। लेट अस सपोज अगर टोटल 60 डिग्री था तो 30 ऊपर रह गया, 30 नीचे रह गया। लेट अस सपोज अगर टोटल 90 डिग्री था तो 45 ऊपर रह गया और 45 नीचे। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। Sir. एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और इस लाइन एल पे कहीं पे भी बी पॉइंट मार्क कर दो। इन्होंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, आप भी कहीं पर भी मार्क कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतना ही दूर करना है या इतना ही दूर करना है। कितनी भी दूर या कितनी भी पास आप बी पॉइंट इतना थोड़ा सा दूर कर देना ताकि कंजस्टेड ना हो, बस, है ना? ठीक है। कहीं कोई बच्चा यहाँ मार्क कर देगी, सर मैं तो यहाँ मार्क करूंगा, देखो आपने कहा था कहीं भी तो मार्क कर लो फिर, लेकिन वो फिगर ढंग से नहीं बन पाएगा तुम्हारा, कंजस्टेड बनेगा, समझ में आपको ही नहीं आएगा। थोड़ी सी डिस्टेंस से मार्क कर लेना, ठीक है। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स। बीपी और बीक्यू दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। कहां से ड्रॉ हुए? बी से ड्रॉ हुए। कहां पर ड्रॉ हुए? एंगल ए की आर्म्स पर ड्रॉ हुए। अब आर्म्स क्या होते हैं? सपोज करो ये एंगल ए है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये एंगल ए है। तो एंगल ए की आर्म्स होंगी ए बी और ए सी। जिन दो लाइनों से वो एंगल बना है वो दोनों लाइनें उसकी आर्म्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? आर्म्स। तो मैंने कहा एंगल ए की आर्म्स बताओ, क्या कहोगे? ए बी एंड ए सी। सपोज करो मैंने कहा एंगल सी की आर्म बताओ, अब बताओ। बी सी एंड ए सी। मैंने कहा एंगल बी की आर्म्स बताओ, ए बी एंड ए सी। दैट मीन्स एंगल ए की आर्म्स क्या है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों इसकी आर्म्स हैं एक तरीके से। तो इस आर्म पे, आर्म का मतलब होता है भुजा, इस आर्म पे तो मैंने बी पी ड्रॉ किया है। अच्छा रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा, देखो उन्होंने, अगर यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिख देता, लेकिन रेस्पेक्टिवली लिख भी देंगे तो फर्क पता नहीं चलेगा ना कि एंगल ए की आर्म्स ऊपर वाली पहले ले रहे हो क्या नीचे वाली पहले ले रहे हो, है ना? तो इसलिए अपने को फिगर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसकी ये दो आर्म्स हैं, एक आर्म ये, एक आर्म ये। एक आर्म पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया बीक्यू, मतलब बीक्यू इस आर्म के परपेंडिकुलर है। ये आर्म और ये बीक्यू के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और बीपी जो है वो इस नीचे वाली आर्म के परपेंडिकुलर है, यानी ये नीचे वाली आर्म और ये बीपी एक दूसरे को 90 डिग्री पे छूते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आपको शो क्या करना है? ट्राइंगल एपीबी को एक्यूबी से कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ए पी बी, एक ट्राइंगल ये बन गया, और ए क्यू बी, ऊपर वाला ट्राइंगल, यानी ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आपको प्रूव करना है। वैसे तो साफ साफ दिख रहे हैं बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, बट फिर भी हमको मैथमेटिकली उसको प्रूव करना है। ठीक है, शुरू करें। फिगर ड्रॉ हो गया सभी का? फिगर ड्रॉ करो जिसका नहीं हुआ, हो गया? फिगर ड्रॉ हो गया? अच्छा, करते हैं शुरू।
देखो गिवन पॉइंट्स लिखता हूं मैं। पहला गिवन पॉइंट है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। पहला गिवन पॉइंट है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। शिकी यू कैन यूटिलाइज दैट स्पेस जो फिगर के राइट नहीं अभी कर लिया, ठीक है। आगे से ध्यान रखना, ये जो लेफ्ट साइड वाला स्पेस है ना, इसको अच्छा क्वेश्चन लिखोगे फिर ठीक है, मतलब उसको खाली नहीं छोड़ना, ऐसे गैप नहीं दिखना चाहिए, गैप भद्दा दिखता है, ठीक है ना। या फिर अगर अपन सेंटर में फिगर बनाए, बिल्कुल यहाँ पे फिगर बनाए सेंटर में, तो फिर इधर के ये वाला स्पेस खाली छोड़ सकते हैं और नीचे से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इफ वी आर ड्राइंग फिगर ऑन द राइट साइड, तो ये लेफ्ट साइड वाला स्पेस खाली दिखना नहीं चाहिए, भद्दा दिखता है। आप या तो क्वेश्चन लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहीं से गिवन पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो, नीचे से मत लिखो फिर, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दिस इज अवर फर्स्ट गिवन पॉइंट। सेकंड गिवन पॉइंट हमने क्वेश्चन से पढ़ लिया करो। बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर हैं एंगल ए की आर्म्स पे। अब सेम टू सेम ये लाइंस मत लिखो, आप ये देखो बीपी किसके परपेंडिकुलर है, बीपी इस एपी के परपेंडिकुलर हो गया। भाई एपी क्या एंगल ए की आर्म ही तो है, एंगल ए की आर्म्स के ये परपेंडिकुलर थे। अब एग्जैक्ट बता दो कौन सी आर्म के परपेंडिकुलर है, तो एंगल ए की ये आर्म है एपी, इसके परपेंडिकुलर कौन है, बीपी। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा बीपी परपेंडिकुलर एपी एंड साथ में लिख देना बीक्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट ले लो, बीपी परपेंडिकुलर एपी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज बीपी परपेंडिकुलर टू एपी एंड साथ में ले लो बीक्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू, राइट। अच्छा ये बी कोई भी पॉइंट है ये भी लिखना पड़ेगा ना बेटा, इस फर्स्ट लाइन में जोड़ दो उसको। ऑफ एंगल ए लिखा था, साथ में एक छोटी सी चीज लिख लो, एंड बी लाइज ऑन एल, बी लाइज ऑन एल। बी जो पॉइंट है वो लाइन एल पे लाया करता है, एंड बी लाइज ऑन लाइन एल, ठीक है। दो गिवन पॉइंट हो गए। टू प्रूव, कितने हैं टू प्रूव में, कितने पॉइंट्स है देखो टू प्रूव में, दो पॉइंट है। ट्रायंगल एपीबी congruent to triangle APB congruent to triangle AQB, first point. Second point is BP equals to BQ, कह लो। देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, या तो BP is equals to BQ कह लो, या फिर या फिर इस BP is equals to BQ को ही अपन कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे, B is equidistant from the arms of angle A। एंगल A की आर्म्स ये हैं, ये दो एंगल A की आर्म्स हैं, वही बता रहा हूं। एंगल ए की आर्म्स ये हैं, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर की दूरी पर होना। क्या मतलब होता है, डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना। मैंने कहा रचित इज डिस्टेंट फ्रॉम यश, रचित यश से दूर है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वी प्लस डिस्टेंट, दूर तो होना लेकिन बराबरी से दूर होना, यानी बराबर डिस्टेंस पर होना। तो ये क्या कह रहा है कि बी जो पॉइंट है वो इन आर्म्स से बराबर की दूरी पर है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। सपोज करो मैंने कहा ये है ए, ये है सी, ये है बी, मैंने कहा बी जो है इन दोनों से बराबर की दूरी पर है, यानी बी से सी जाओ या बी से ए जाओ एक ही बात है, सेम डिस्टेंस है। मैं क्या लिखूंगा, बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी, ऐसे तो लिखूंगा। अब यहाँ तो चलो ये पॉइंट्स थे, वहां पे वो पूरी आर्म्स हैं, तो ये बी जो है इस आर्म से और इस आर्म से इक्विडिस्टेंट है, मतलब इन दोनों आर्म से वो बराबर की दूरी पर है। तो मैंने अगर आपसे पूछा कि मुझे बताओ बी जो है इस आर्म से कितना दूर है, आप कहोगे सर बी क्यू को नाप लो उतना ही दूर है। मैं अगर कहूंगा बी जो पॉइंट है नीचे वाली आर्म से कितना दूर है, आप कहोगे सर बीपी को नाप लो उतना ही दूर है। अब मैंने कह दिया बी पॉइंट दोनों आर्म से बराबर की दूरी पर है, दैट मीन्स बी क्यू और बीपी बराबर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आप चाहो तो ये लिख लो बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू, ये आपको प्रूव करना है, या फिर आप इसी बात को कैसे लिख सकते हो कि बी जो है एंगल ए की आर्म से बराबर की दूरी पर है, ये प्रूव कर लो, दोनों एक ही बात मानी जाए। एज इट इज छाप दो, बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू और
इस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की आर्म्स कौन कौन सी हैं, एपी एंड बीपी। अरे नहीं, एपी एंड, एक मिनट, एंगल ए की आर्म्स एपी एंड ए क्यू, एपी एंड ए क्यू, एपी और ए क्यू से बराबर की दूरी पर। एक चीज और बताऊं बेटा, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है। देखो, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है सी। मैंने आपको पूछा कि बेटा बी ए से कितना दूर है, तो आप स्केल लेके ए बी ड्रॉ कर दोगे, लंबाई नाप लोगे, उतना ही दूर होगा। लेट अस सपोज कि ये 4 सेंटीमीटर दूर है। मैंने कहा नहीं, मुझे अब ये बताओ बी सी से कितना दूर है। आप स्केल लेके बी और सी को ज्वाइन कर दोगे, नाप के बता दोगे कि सर ये आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट। फिर सिमिलरली मैंने ए और सी का भी पूछ लिया, तो ए और सी को ज्वाइन करके स्केल से नाप के बता दोगे। काफी इजी है ये। तो पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है ना। लेकिन पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये मान लो एक लाइन है एल, पॉइंट से पॉइंट में दिक्कत नहीं है, पॉइंट को पॉइंट से मिलाओ, नाप लो। लेकिन पॉइंट की लाइन से कैसे डिस्टेंस निकालूं। मैंने कहा हाँ रचित बेटा ये पॉइंट की ये लाइन से दूरी बताओ। तो रचित ने क्या करा, स्केल उठा के इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लिया। सपोज करो ये आ गई 5 सेंटीमीटर। फिर बारी आई रोहित की, तो रोहित ने कहा सर मैं तो ये वाली डिस्टेंस नापूंगा। भाई ये भी इस पॉइंट की लाइन से दूरी है, ये भी इस पॉइंट की लाइन से दूरी है, तो उसकी थोड़ी सी कम आ रही है। देखो ये छोटी थोड़ी सी कम डिस्टेंस है, मान लो उसकी आगे 4.5, ठीक है 4.5। फिर बारी आई इसकी साक्षी की, तो साक्षी ने कहा सर मैं तो बिल्कुल सीधा नापूंगी, तो वो आ गई मान लो 4 सेंटीमीटर। फिर बारी आई वंशिका की, वंशिका ने कहा सर मैं तो वो नापूंगी, वो मेरा घर तो वहां है ना। मान लो ये रोड है, ये रोड पे सबके अपने अपने घर हैं, एक ही गली में अपने अपने घर हैं। ये मान लो कोई गार्डन है, ये मान लो कोई गार्डन है। पूछा गया कि आपके घर यहाँ से, आप सब गार्डन में बैठे हो, बी नाम के गार्डन में बैठे हो, आपसे पूछा कि आपका घर कितना दूर है। रचित कहेगा मेरा घर तो वहां है, इतना दूर है। इससे पूछा, इसने कहा इतना दूर है, इससे पूछा इतना दूर है। वंशिका ने कहा मेरा सबसे दूर है, ठीक है। और कौन बची है, शिखी, शिखी ने कहा कि सर मेरा इतना दूर है। तो दूरियां तो सारी हैं, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। एक्चुअल दूरी जो होती है एक पॉइंट की एक लाइन से, वो हमेशा उसकी परपेंडिकुलर दूरी होती है, जिसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सीधी दूरी ही एक्चुअल दूरी मानी जाती है, टेढ़ी दूरी एक्चुअल दूरी नहीं मानी जाती है। तो या तो वो कह देता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करो, या फिर वो सिंपली कह दे डिस्टेंस पता करो, तो बाय डिफॉल्ट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मानी जाएगी। पूछोगे नहीं सर तो ये वाली करूं या ये वाली करूं, उसने कह दिया सिंपली डिस्टेंस, दैट मींस वो सीधी दूरी पूछ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछ रहा है। समझ आई बात, क्लियर है ना। हाँ Yes, sir. ग्राफ में, ग्राफ वाली चैप्टर में भी हमने सीखा था कि जब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हम ड्रॉ करते हैं, मैंने कहा ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप इसकी एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आप इसको वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी नापते थे, वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता था। ये सीखा था अपन ने ग्राफ में। तो दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है जब जब पॉइंट और लाइन की हो। हाँ पॉइंट और पॉइंट की हो तो फिर तो पॉइंट से पॉइंट मिला के जैसे भी आ रही है, ठीक है, क्लियर है। अब वही बात इधर देखो बेटा, इसका इस क्वेश्चन से कनेक्शन है, इसलिए मैंने आपको ये सारी बात बताई। मैंने कहा बी पॉइंट की इस आर्म से, ये आर्म समझ रहे हो, आर्म मतलब ये लाइन मान लो, आर्म मतलब ये भुजा से आप दूरी पता करो। तो आप तो बी पॉइंट की भुजा से दूरी ये भी पता कर सकते थे, ये भी पता कर सकते थे, ये भी पता कर सकते थे, ये भी पता कर सकते, लेकिन आपने दूरी को क्या माना, परपेंडिकुलर दूरी माना। भाई किसी बच्चे का माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ना सर, बी अगर एंगल ए की आर्म से बराबर की दूरी पर है, तो आपने बी क्यू और बीपी ही क्यों बराबर प्रूव करवाया। मैं तो कोई और दूरी लूंगा, एक दूरी ये लूंगा और इस वाली आर्म पे मैं तो ये दूरी लूंगा, आप इस दूरी को बराबर करो। नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे ना। हमेशा पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी परपेंडिकुलर दूरी ही होती है, अगर गिवन नहीं है तो।
गिवन है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो आपसे कह दिया कि बी पॉइंट इस एंगल ए की आर्म से बराबर की दूरी पर है, दैट मींस बी पॉइंट एंगल ए की आर्म से परपेंडिकुलर जो बना रहा है वो दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। क्लियर है, चलते हैं आप प्रूव करने पर। हाँ जी, तो ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल एक्यूबी आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तीन चीजें बताइए, सोचिए कौन सा क्राइटेरिया लगना चाहिए। तीन साइड तीन एंगल होते हैं, 6 चीजें होती हैं, उसमें से कोई से भी 3 सोचिए जिससे ये बराबर प्रूव हो जाए। वही सोचनी है जो गिवन पॉइंट्स में, अपनी मर्जी से नहीं। बोलो, एक तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, दोनों में एक एक एंगल मिल गया 90 डिग्री। दूसरा नहीं, सर एंगल क्यू ए बी और एंगल बी ए बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था तो आधा ऊपर बच गया था आधा नीचे बच गया था, बराबर बराबर ही बचेगा। 2 एंगल हो गया, बस एक साइड निकाल लो। तो एक साइड ए बी, ए बी वो उसमें भी आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, और जब दोनों ट्राइंगल में आ रही है तो बराबर मानेंगे ना, कॉमन साइड हो गई। तो एक साइड और 2 एंगल। अब एक साइड और 2 एंगल है तो बीच की साइड है या नहीं वो चेक करो। एंगल आपने इस ट्राइंगल में ये लिया और ये लिया, तो इसकी बीच की साइड तो एपी बनेगी, बट साइड लिया हमने ए बी, तो साइड जो है वो बीच की साइड नहीं है। उस ट्राइंगल के लिहाज से देखते हैं, दोनों के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। इसमें एंगल एक तो ये लिया और एक ये लिया, इन दोनों के बीच की साइड ये होनी चाहिए थी, बट हमने साइड इसमें भी कौन सी ली है, ये ली है, तो दोनों में बीच की साइड नहीं है ना। अच्छा ऐसे मत कर देना, एक में बीच की ले ली एक में बगल की ले ली, या तो दोनों में बीच की आएगी ताकि कॉन्ग्रुएंसी बने ए एस है, और या तो फिर दोनों में बगल की आएगी ताकि कॉन्ग्रुएंसी बने ए ए एस, या दोनों में बगल की आ रही है तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बन जाएगी, ए ए एस। हालांकि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी अभी इस एक्सरसाइज में इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही, बट ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से भी सॉल्व हो रहा है। क्या था आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, एक चाहिए 90 डिग्री का एंगल, एक चाहिए हाइपोटेन्यूज बराबर, एक चाहिए कोई सी भी थर्ड, नहीं आरएचएस नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, ये तीसरी साइड की जगह हमारे पास तीसरा एंगल है। भाई देखो 90 डिग्री तो है दोनों में, इसकी हाइपोटेन्यूज ये है इसकी हाइपोटेन्यूज ये है और वो बराबर है, हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो गई, लेकिन तीसरी साइड चाहिए थी, उसकी जगह हमारे पास एंगल है, तो आरएचएस नहीं लगेगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ए ए एस ही लगेगा। ठीक है, शुरू करते हैं प्रूफ। पहले हम क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल उठा लेते हैं, बोलो ट्राइंगल्स के नाम जो प्रूव करने हैं इक्वल कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल एपीबी एंड, अरे अभी उठाया नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट मत लिखो, कॉन्ग्रुएंट तो नीचे होगा, अभी तो आप दोनों ट्राइंगल्स को उठा रहे हो, बस चेक करो भाई इसमें क्या क्या चीजें है ना। ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, कॉमा पहली चीज, पहली गिवन चीज में लिख देता हूं क्या, कि एंगल वो जो बाइसेक्टर वाली बात थी ना, तो मुझे एक चीज बताओ, ऊपर वाले एंगल को क्या नाम दोगे, एपीबी, सॉरी नीचे वाला ट्राइंगल है, नीचे वाले ट्राइंगल में इस अधूरे एंगल को क्या नाम दोगे, 3 लेटर में बताना पड़ेगा, बी ए पी, ऐसे ही लिखेंगे। फिर ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या लिखोगे इसको, बी, अरे बी से शुरू किया तो बी से शुरू करो ना, बी ए क्यू, ठीक है, फ्लो सेम होना चाहिए ना, बी ए पी, और देखो नाम ऐसे भी मैच हो रहा है ना, बी ए पी बी ए क्यू, थोड़ा थोड़ा उधर नाम पे भी नजर रखा करो और फिगर पे भी रखा करो, ठीक है ना। तो क्या लिख दोगे, एंगल बी ए पी और एंगल बी ए क्यू बराबर है एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। क्यों बराबर है बेटा, क्यों बराबर है, बिकॉज लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। छोटे से छोटे लाइन में रीजन लिखने की कोशिश करो। अब देखो उन्होंने तो ऐसे लिखा था लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, हमने शॉर्ट में लिख दिया ना लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है, क्लियर। एंड सेकंड चीज, वही एंगल ले लो, सेकंड एंगल कौन सा लोगे, 90 डिग्री वाला, उस एंगल का नाम बोलो। नीचे वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले एंगल को कैसे डिनोट कराओगे, बीपी ए, तो ऊपर वाले में कैसे कराओगे फिर, बी क्यू ए, बी से स्टार्टिंग करी हमने, बी पी ए बी क्यू ए, इधर देख लो बी पी ए बी क्यू ए, सेम फ्लो में चल रहे हैं, इधर नाम से भी पढ़ लिया करो फिगर से भी पढ़ लिया करो, उससे क्या होगा बाद में काटापीटी नहीं करनी पड़ेगी। एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल बी क्यू ए, और दोनों की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है ना, जब पता हो तो डाल देनी चाहिए, पता नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन पता है, जैसे उसमें तो पता नहीं थी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी है,
भाई आधा आधा कर रहा है, लेकिन आधा आधा होके वो कितना हुआ पता थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ तो पता है ना भी दोनों बराबर है और दोनों किसके बराबर है 9। पता हो तो डाल देना चाहिए। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखोगे? ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है। इसका रीजन हम ये लिखेंगे, ऊपर वाली ये दोनों बातें, कि बीपी परपेंडिकुलर है एपी के और बीक्यू परपेंडिकुलर है एक्यू, बिकॉज बीपी परपेंडिकुलर है एपी के एंड नहीं देता तो फिर कोई और चीज देता। कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए वो 3 चीजें का तो हिंट देगा, जैसे 2 चीजों का दे दिया और तीसरी चीज फिगर से पता चली कि कॉमन साइड है। ठीक है ना, नहीं देगा तो कुछ और हिंट देगा। क्लियर है? आपको 3 चीजें तो वो देगा ही देगा जिससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो। कैसे निकालोगे? अगर ये नीचे 90 डिग्री है तो ऊपर 90 डिग्री है, ऐसा किसने कहा? मान लो ये 90 डिग्री है तो ऊपर वाला 90 डिग्री होगा, ऐसा कोई फिक्स थोड़ा ना हो गया। जब तक आपको ऊपर की इंफॉर्मेशन अलग नहीं गिवन हो कि ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये भी परपेंडिकुलर है। देखो क्या कह रहा है, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर, तो दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए दोनों 90 है। ऐसा नहीं कि एक 90 है इसलिए दूसरा 90 है, अपनी मर्जी से नहीं। ठीक है ना, क्लियर है? बीपी एंड परपेंडिकुलर एपी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर एक्यू गिवन है, इससे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंड तीसरी अब साइड लेनी है, कौन सी साइड है जो दोनों में कॉमन है? ए बी। आप फ्लो चेक करो, दोनों में ए बी आ रहा है, ए बी, ए बी सेम आ रहा है, ए बी ये साइड दोनों में कॉमन है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी। इधर भी साइड ए बी बनती है, उधर भी साइड ए बी बनती है, और जब सेम साइड बनती है तो क्या रीजन डालते हैं? कॉमन साइड। वैसे तो हमने फ्लो चेक चेक करके ही किया है, पर फिर भी मैंने क्या कहा था, रिस्क नहीं लेंगे, एक बार फिर से फ्लो चेक करें। पहला पॉइंट है बी ए पी, बी ए पी, तो उधर क्या लिखना है? बी क्यू है, बी ए क्यू, सॉरी बी ए क्यू लिखा है, पहले पॉइंट का फ्लो सेम है। सेकंड बी पी ए, तो उधर क्या लिखना पड़ेगा? बी क्यू ए, सेम लिखा है। और तीसरी साइड भी देख लो, ए बी, ए बी। वैसे तो हमने चेक कर करके ही लिखा था, पर फिर भी लास्ट में खत्म करके जरूर चेक करना है। ठीक है, तो 2 एंगल और साइड है, लेकिन साइड बीच की नहीं है। सो बाय यूजिंग बोलो कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा हुआ? एएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल के नाम वैसे ही लिखना है जैसे ऊपर लिखे थे, ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दूसरा क्या था? ए क्यू, ए क्यू। प्रूव्ड, पहली चीज तो प्रूव हो गई बेटा। ठीक है, ये पहली चीज का यहाँ पे प्रूफ चल रहा था। ठीक है, अब सेकंड थिंग का प्रूफ हम कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपसे एक से ज्यादा प्रूफ कराएं तो पहले में से ही कुछ ना कुछ प्रूफ होके आ रहा होगा, तो आप खुद एनालाइज करो। एक बार अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बीपी और बीक्यू तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, एक ही फ्लो में आते हैं, तो हम सीधे सीपी से प्रूव कर देंगे कि बीपी बराबर बीक्यू, बात खत्म। एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, कुछ भी हो ना। तो सेकंड पार्ट को करने के लिए हम एक बार लिखेंगे कि पहली चीज हम प्रूव कर चुके हैं, वी हैव ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी हमारे पास। ठीक है, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ले लेते हैं। इधर से अगर मैं लेता हूं बीपी, तो उधर से क्या लूंगा? बीक्यू। सो बीपी इक्वल्स टू बी, रीजन रीजन बाय सीपी। चलो सेकंड चीज भी प्रूव्ड हो गई। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
हम्म, लाइन को एल बोलते हैं। ये लाइन है ना, इसकी लंबाई नहीं है ना, लाइन का नाम एल है। नहीं नहीं नहीं, लाइन का नाम एल है, इस लाइन का नाम एल है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, कर दूं डिलीट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हो गया नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. सक्षम एंड सौम्या, तो एब्सेंट कौन है? एब्सेंट कौन है? एक तो गायत्री नहीं है आज, और बस बाकी तो सब आया ना। हितेंद्र, हितेंद्र एब्सेंट, हितेंद्र कहाँ है? एब्सेंट है ना। सुबह पहले क्या बात हुई थी? तो जिससे सुबह पहले बात होती है वो एब्सेंट नहीं हो सकता? हो गया होगा, कोई काम पड़ गया होगा, देयर मस्ट बी सम इमरजेंसी। वैसे तो वो क्लास मिस करता नहीं है। चलो फिगर बनाओ, एंड इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज एंड आल्सो फॉर द चैप्टर। यू कैन से इट एग्जाम मटेरियल, बिल्कुल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, ठीक है। अब फिगर ही ऐसा होगा कि सर ये फिगर ही क्या है, समझ में नहीं आ रहा ना, कोशिश करो बनाने की। कल से फिर आपका टाइम 6:30 से 7:30 करते हैं मॉर्निंग। 8 बजे जाओगे ना, तो 7:30 बजे, तो 7:30 छोड़ रहा हूँ ना तभी तो। साढ़े, तो फिर रेडी हो के आओ ना 6:30 बजे। चलो फिगर भी ड्रॉ करते जाओ, बात भी करते जाओ, सोचते भी जाओ। इवनिंग में फिर मेरे पास टाइम है 6:30 से 7:30, इवनिंग में भी वही टाइम है, और फिर आप इवनिंग में बहुत लेट हो जाओगे। अरे 6:30 तक तो 10th ही पढ़ती है ना, उनका टाइम रिजर्व है। क्लास 10th का टाइम कभी चेंज नहीं करते, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, और उसमें फिर बच्चे भी ज्यादा हैं। यहाँ आपको 8-10 बच्चों को अरेंज, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और 25-30 बच्चे हैं, और 25-30 बच्चों में से किसी न किसी को प्रॉब्लम निकल ही जाती है। अगर किसी की स्कूल बस यहाँ से आती है, यहाँ से जाती है, मतलब यहाँ से गुजरती हुई जाती है, तो वो ये भी कर सकता है कि स्कूल की बस में यहीं से बैठ जाए। रेडी होके आ जाओ, टिफिन विफिन पैक करके। घर जाना है तो? नहीं नहीं, कल से क्या करना है, घर जाके स्कूल जाना है या यहीं से स्कूल जाना है? नई नई चीजें भी ट्राई करनी चाहिए, एडवेंचरस चीजें। पहले कभी किया है ऐसे कि ट्यूशन पे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के चले गए? किया है ना, तो नई नई चीजें ट्राई, देखते हैं कैसा लगता है। अगर सेट हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो फिर कुछ और सोचेंगे। ट्राई तो करो एटलीस्ट। मैं भी मॉर्निंग ही कह रहा हूँ। देखो 6:30 से 7:30, या फिर जो चल रहा है वैसे के वैसे ही 7:45 से 7:45, लेकिन उसमें फिर बहुत ज्यादा भागा दौड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन चल रहा है तो बीच में थोड़ा ऐसे टाइम घंटी बजी तो बंद करके भाग जाएंगे, 5 मिनट मान लो उसको भी देने पड़ेंगे। होगा ना ऐसा, मैथ से ही है, मैथ्स में तो कोई फिक्स टाइम टू टाइम मशीन थोड़ा ना कि बटन बंद कर दिया तो बंद हो जाएगा। कोई क्वेश्चन चल रहा है तो खत्म ही करना पड़ेगा, 5 मिनट ऊपर नीचे ऊंच नीच भी हो ही जाती है, तो इसलिए मैं वो आधा घंटा स्पेयर में रख रहा हूँ। लेकिन आप ये मत सोचना कि घर जाके फिर नहा धो के तैयार होके जाएंगे, फिर तो लेट हो जाओगे। रेडी होके ही आना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा टाइम को आप रेडी होने के लिए यूज ना करें। वो एक्स्ट्रा टाइम इसलिए भी, आप घर जाओगे थोड़ा टाइम उसमें लग गया, और दूसरा एक्स्ट्रा भाई है ना, मान लो टिफिन बॉक्स पैक कराना या टाइम लग ही जाता है ना। स्कूल कहाँ है? काई से जाओगे स्कूल? 15 मिनट तो नहीं लगती।
15 मिनट में तो यहाँ से अपन कोथून पहुंच जाए। अच्छा, तो रेडी हो गया हो, और पापा जब यहाँ पे आएंगे तो पापा को बोलो यहीं सब स्कूल ही छोड़ दो, वो ज्यादा बढ़िया है। भाई घर जाके वापस क्यों आ रहे हो, आप रेडी हो के आओ, पापा टिफिन बॉक्स लेते हुए आएंगे घर से, आपको पिक करेंगे और छोड़ देंगे। हाँ बोलो बोलो, प्रॉब्लम्स बताओ अपनी भाई। हाँ सर ये प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे आपने बताया कि जाके आना पड़ेगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया ना। 6:30 7:30, फिर घर जाएगा वापस काई से, ये ले साइकिल से तैयार है। आप बाइक से डर रहे हो, वो साइकिल से जाएगा कब आएगा उसको उसमें, तो वो साइकिल से भी तो जाएगा, बात बराबर हो गई ना। इसका पास में है लेकिन साइकिल से जाएगा, आपका दूर है लेकिन आप बाइक से जाओगे। कुछ नेगेटिव पॉइंट इसके पास, पॉजिटिव पॉइंट इसके पास, कुछ आपके पास। आपका घर कहाँ है? चलो क्वेश्चन तो करते हैं, सोचते भी रहो, मन में विचार करते रहो, कोशिश करो कि एट द एंड ऑफ द क्लास एक डिसीजन पे पहुंचे। ठीक है, हाँ फिगर बना लिया। इन फिगर 7.21 AC इक्वल्स टू AE, एंड कभी कभी अगर जैसे बाय द वे लेट हो गए, जैसे 6:30 नहीं आ पाए, 6:45 हो गई अगर, तो ऑनलाइन का ऑप्शन तो हमेशा है ही, लेकिन उसको उसका नाजायज फायदा मत उठाना कि अब ऑनलाइन ही लेना है ना। कोशिश हमेशा ऑफलाइन की रहनी चाहिए। मान लो कभी लेट उठे या नहीं उठ पाए या नहीं रेडी हो पाए, तो उस दिन ऑनलाइन ही क्लास ले ली, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। भाई हफ्ते में 6 दिन में से संडे का ओपन ऑफ करते हैं, 3 दिन ऑफलाइन 3 दिन ऑनलाइन ले लो, तो आपका टाइम वो भी मैनेज होता रहेगा और ये भी मैनेज होता रहेगा, है ना। ऑप्शन है ऑनलाइन लेने का भी। चलिए अब आ जाइए फाइनल इक्वेशन पे। इन फिगर 7.21 AC, अब अंशिका अंशिकी एक बार फिगर पे ध्यान दो। AC, वेयर इज AC? AC दिख रहा है, ये वाली लाइन, दिस इज इक्वल टू AE, इस वाली लाइन के इक्वल है, यानी ये दोनों लाइन से इक्वल हैं, सेगमेंट्स, ये लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं, इक्वल लंबाई है इनकी। आगे पढ़ते हैं, AB इक्वल टू AD, कहाँ है AB? ये रहा AB, ये रहा AD। तो देखो चार लाइंस की इक्वालिटी की बात हुई है, लेकिन चारों आपस में इक्वल है ऐसा नहीं है, ये इसके इक्वल है और वो उसके इक्वल है। चारों आपस में इक्वल है ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं चारों को इक्वल मान लो आप, ये चारों ही बराबर है, ये दोनों बराबर है, मान लो ये 4-4 सेंटीमीटर की हो गई एग्जाम्पल के तौर पे, वो दोनों बराबर है, मान लो वो 5-5 की हो गई या 6-6 की हो गई। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे एक इंफॉर्मेशन और है, देखो ये निशान भी कर देता है, वो खुद ही बता देता है, फिगर से पता चल जाता है। एंगल BAD बराबर एंगल ES। BAD का है, यही तो एंगल है BAD, B से A से D, ये वाला एंगल बना BAD। फिर है EAC, E से A से ये वाला एंगल बना EAC, ये दो एंगल भी बराबर हैं, दिस इक्वल टू दिस, राइट। आपको प्रूव क्या करना है, शो दैट BC इक्वल्स टू DE। BC ये पूरी लाइन है, DE का है, DE ये पूरी लाइन। ठीक है, फिगर बन गया सबका। जो जो जैसा जैसा गिवन है, एक बार गिवन और टू प्रूव वाले पॉइंट्स लिख, फिर दिमाग लगाना अपन शुरू करते हैं। गिवन, फर्स्ट गिवन थिंग इज AC इक्वल्स टू AE, दो तो साइड्स के बारे में गिवन है और एक एंगल के बारे में। AB इक्वल्स टू AD, third given thing is about the angle BAD equal to angle EAC। to prove क्या प्रूव करना है हमें, कि BC बराबर DE। ठीक है बेटा, प्रूफ स्टार्ट करेंगे अभी हम यहाँ से। अब थोड़ी सी पहले बातचीत कर लेते हैं। लिख लिया, इतना काम कर लिया? ठीक है,
अब देखो स्क्रीन पे आ जाओ सब लोग, है ना। ये फिगर है साहब, है ना। एक बार इस फिगर को सेंटर पे ले आता हूं मैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी इस फिगर में वैसे ही दिख रही है ना। ये लाइन तो है इसके बराबर, ठीक है जी। ये लाइन है इसके बराबर, ठीक। और ये लाइन है BC इज इक्वल्स टू DE, इसके बराबर। ये मुझे प्रूव करना है, ये BC और ये DE इक्वल है और एक एंगल भी इक्वल है, ये गिवन है। ये लाइंस का मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ठीक, अब बताओ अगर मैं, ये दो साइड्स तो गिवन है इसको, है ना। तो ये दो साइड्स और उसकी ये दो साइड्स, भाई आप इसको इसके बराबर करोगे, ध्यान से सुनना, और इसको इसके बराबर करोगे तो कई बच्चे एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप ये ट्राइंगल ले लेते हो तो इसमें तो इसी की दोनों साइड आपस में बराबर है। कॉन्ग्रुएंसी में तो इसकी साइड को दूसरे ट्राइंगल की साइड से बराबर करना होता है ना, या उसी ट्राइंगल की दोनों साइड्स को बराबर करना होता है, नो। तो आप ट्राइंगल ऐसा लो जिसमें ये साइड जैसे इसके बराबर है ना, तो ये वाली साइड जो है ये दूसरे ट्राइंगल में फॉलो, ये वाली साइड तो किसी एक ट्राइंगल में फॉलो और वो वाली साइड किसी दूसरे ट्राइंगल में फॉलो। तो देखो मैं कलर चेंज करके आपको इमेजिन करवाता हूं। मान लो ये तो मेरा पहला ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड फॉलो हो रही है, और दूसरी जो ये बराबर किसके, ये इस AD के बराबर है, तो ये AD अब दूसरे वाले ट्राइंगल में फॉलो होनी चाहिए, राइट, ठीक है। अब जिसमें ये वाली साइड फॉलो हो रही है उसमें मान लो कि ये वाली साइड भी फॉलो हो रही है, लेकिन अब इसको ब्लू कर देते हैं, क्योंकि एक साइड उसकी और एक साइड उसकी लेनी पड़ेगी ना, समझ रहे हो ना बच्चों। अब देखो इमेजिन करो कौन से दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के। ऐसा ट्राइंगल जिसमें ये साइड और ये साइड आ रही हो, तो वो ट्राइंगल है ABC, है या नहीं है या नहीं है, मिला एक ट्राइंगल ABC। और ऐसा एक ट्राइंगल जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड फॉल हो रही है, वो ट्राइंगल कौन सा होगा, इसको इसको मिला दो, ADE या EDA, जैसे भी कह लो, ADE या EDA। तो दो ट्राइंगल अब आपको दिख रहे होंगे, एक ब्लू इंक से मार्क है, एक रेड इंक से मार्क है। अब एक प्रॉब्लम और, मीटिंग इज अबाउट टू ओवर। बच्चों एक बार मीटिंग लीव करके वापस आओ, बीच में बात कट जाएगी तो मजा नहीं आएगा। एक बार मीटिंग ओवर करके वापस आओ जल्दी से। ठीक है। द इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे कंसीडर या याद रखनी है कि अगर दो साइडें इक्वल गिवन भी हैं तो आपको ट्राइंगल ऐसे चुनने हैं कि एक साइड इसमें चली जाए और एक साइड दूसरे में चली जाए। कहीं ऐसा ट्राइंगल नहीं जिसमें वो दोनों आ रही हैं, तो वो तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा रहे हो फिर आप, वो तो आप आइसोसेलेस बना रहे हो ट्राइंगल को, दोनों साइड उसी की बराबर कर दिया आपने, ठीक है ना। तो ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो भाई ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर, तो दो साइड मिल गई। तो अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए, तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या चाहिए, साइड भी हो सकती है और एंगल भी हो सकती है। बेटा इसकी तीसरी साइड ये है, इसकी तीसरी साइड ये है DE, और इसकी तीसरी साइड क्या है, बोलो इसकी तीसरी साइड, ये BC। तो ये BC और DE तो उसने खुद ने कहा है बराबर प्रूव करो, तो अपन गिवन में कभी ले ही नहीं सकते उस चीज को, या सोच भी नहीं सकते कि उसको मैं गिवन पॉइंट्स में डाल दूं। ये BC और DE तो उसने खुद ने कहा भी बराबर प्रूव करो, तो यानी तीसरी साइड तो हम लेने से रहे। अब एक ही ऑप्शन है, तीसरा क्या ले लो, एंगल। बेटा जब दो साइड ले लेते हैं और एंगल लेते हैं तो वो एंगल उसके बीच का ही होना जरूरी है, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। दैट मीन्स इन ब्लू, ये जो ब्लू लाइंस है इनके बीच का एंगल देखना पड़ेगा, उसके बीच का एंगल आ रहा है, ये दिख रहा है। और ये जो रेड लाइंस हैं, जो दो आपने रेड लाइंस की, इसके बीच का एंगल आ रहा है, ये दिख रहा है। अब सब कुछ डिलीट करके थोड़ा सा और इमेजिन करवाता हूं। अब हमारा टारगेट ये है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो। देखो बच्चों, ये इतना सा एंगल तो इसके बराबर है, लेकिन इनके बीच में भी एक छोटा सा एंगल है, इसको नजरअंदाज मत कर देना, है ना। आपको क्या चाहिए, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल, और वहां से लेके वहां तक ये पूरा एंगल बराबर करना है, ठीक है। तो ये इतना इतना बराबर है, तो बीच का पार्ट में इसमें और उसमें दोनों में जोड़ दूं, बीच का पार्ट में इसमें भी जोड़ दूं और उसमें भी जोड़ दूं। इमेजिन कर पा रहे हो, ये लो, अब ये कर पाओगे, हमारे पास सारी फैसिलिटी है। अभी तो साफ साफ दिख रहा होगा बीच का पार्ट, अभी भी नहीं दिख रहा, अभी तो दिख रहा है ये बीच का छूटा हुआ पार्ट, दिख रहा है।
भी नहीं दिख रहा तो प्लीज चश्मा बड़ा लगाओ। फिर देखो, ये यहां से लेके यहां तक का एंगल और यहां से लेके यहां तक का एंगल ऑलरेडी गिवन है, इक्वल है। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल जिसमें वो पार्ट भी शामिल है, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल जिसमें ये पार्ट भी शामिल है, बराबर करना है। तो इतना इतना तो वैसे ही बराबर गिवन है, तो ये बीच का हिस्सा ही तो है, ये मैं इसमें भी जोड़ दूं और उसमें भी जोड़ दूं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। बीच का एंगल बराबर हो गया, दो साइड इक्वल गिवन है, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो जाएंगे। एक बार कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो गए तो तीसरी साइड सीपीसीटी से निकल जाएगी। ठीक है, फटाफट खत्म करो। 125 पे आ जाओ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेयर, पहले हम उस एंगल को बराबर करके आ जाते हैं ना। हेयर एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल ईएसी, ये तो गिवन है, इक्वल है, गिवन है ना बेटा। हितेंद्र कहाँ रह गए थे आज? एडिंग, कौन सा एंगल ऐड कर रहे हो? बीच का एंगल। बीच के एंगल का नाम बता सकता है कोई? ये छोटा सा जो बीच में पार्ट बच रहा है, इस एंगल का नाम डी ए सी। तो एंगल डी ए सी बोथ साइड्स पे ऐड कर लो आप। एडिंग एंगल डी ए सी टू बोथ साइड्स, टू बोथ साइड्स, वी गेट। तो आप एलएचएस में भी ऐड करो। एलएचएस क्या है देखो बेटा, देखो स्क्रीन पे, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। एलएचएस में भी ये एंगल ऐड करो और आरएचएस में भी ये एंगल ऐड करो। क्या लिखोगे? एलएचएस में ऐड करोगे तो लिखोगे एलएचएस है एंगल बीएडी, उसमें ऐड कर दिया मैंने एंगल डीएसी। आरएचएस डीएसी पूरा लिखो, एंगल डीएसी ऐड कर लिया। बोलो आरएचएस में ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? एंगल ईएसी प्लस एंगल डीएसी। चलो अकॉर्डिंग टू द फिगर भी आ जाओ। इतना लिख लिया सभी ने? इतना लिख लिया? अब अकॉर्डिंग टू द फिगर बीएडी को डीएसी से जोड़ना है। फिगर पे आ जाओ, कहां है बीएडी, कहां है डीएसी? देखो ये तो था बीएडी, ये था बीएडी और ये था डीएसी, छोटा वाला पार्ट। तो इस एंगल को इस एंगल से जोड़ दूंगा तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा। कंप्लीट एंगल का नाम क्या होगा? बीएसी। पहले डी तक ही था, अब सी तक जाएगा। होगा नहीं होगा भाई? ये एंगल और उसमें ये एंगल, ये जोड़ दिया, ये टोटल एंगल बन गया। तो अब पूरा लास्ट तक जाएगा ना, इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये एंगल जुड़ के टोटल एंगल हो गया बीएसी। इस एंगल का नाम हो गया जुड़ने के बाद एंगल बीएसी। अब आरएचएस में जोड़ के आप अपने आप बताएंगे सब लोग। लिखो इसको तो बीएसी। चलो आरएचएस में देखो, ईएसी में डीएसी जोड़ना है, ईएसी में डीएसी जोड़ना है। पहले देखो ईएसी कहाँ है? ईएसी ये वाला है, इसमें डीएसी यही छोटा वाला पार्ट है। डीएसी तो वही सेम पार्ट ही जोड़ा है आपने। तो ये इतना था, इतना था, इतना और जोड़ दिया, तो ये टोटल बन गया इतना। क्या लिखोगे? ई ए और अब डी तक। पहले वो सी तक था, अब ये कहां तक पहुंच गया? डी तक। तो ई ए डी बन जाएगा वो एंगल, टोटल एंगल ई ए। राइट, इसको तो छोड़ दो आप यहीं पे। अब आप दो ट्रायंगल्स उठा लो। नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल उठाने पड़ेंगे आपको? क्या क्या इक्वल प्रूव करना है? दिस इक्वल टू दिस करना है, दिस इक्वल टू दिस करना है। तो जो आपको प्रूव करना है उसी के रिलेटेड ट्रायंगल उठाने पड़ेंगे। तो ये साइड आती है एबीसी में, देखो ये साइड आती है एबीसी में, तो एक ट्रायंगल तो एबीसी उठा लो। वो साइड किस में जाती है? उसमें जाती है। तो उस ट्रायंगल का नाम क्या रखोगे? ई ए डी। इस ट्रायंगल का क्या नाम रखोगे? ए बी सी। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए। लेकिन एक चीज सुनो, पेंसिल है सबके पास में? एक बार पेंसिल से लिखो इनके नाम। क्यों? क्योंकि फ्लो भी चेक करना पड़ेगा, है ना। मैं तो मिटा दूंगा लेकिन आप मिटा नहीं पाओगे ना। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लिखा अपन ने? ईएडी। देखो 100% ये फ्लो गलत है, मेरे को तो दिख रहा है साफ साफ। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे गलत है। इनका ये एंगल जो जिस फ्लो में आया है वो एंगल भी तो इन ट्रायंगल के हिसाब से सेट होना चाहिए।
तो जब इधर BAC लिखा है, BAC, इधर फ्लो कुछ ऐसा बैठ रहा है और इधर फ्लो सीधा बैठ रहा है भाई। EAD और BAC एंगल अगर मैं इन ट्राइंगल्स में सेट करने बैठूं तो इधर एंगल है BAC, तो BAC तो कुछ ऐसा एंगल है, तो उधर भी फिर ऐसा बैठना चाहिए था, लेकिन उधर तो सीधा ही बैठ रहा है EAD। तो 100% ये गलत है। तो मैं इसी के हिसाब से अभी सेट कर देता हूं उसको। मुझे बताओ EAD की जगह मैं क्या लिखूं ताकि ऊपर वाला एंगल इसके फ्लो में आ जाए। देखो आप ऐसे करो, एंगल से ट्रायंगल बना लो। आपने ABC कैसे बनाया, ABC ऐसे बनाया, तो उधर क्या लिखना पड़ेगा, AED। और यकीन मानो एक एंगल के हिसाब से अगर आप बना लेते हो ना तो बाकी साइड ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। एक एंगल के हिसाब से, एक साइड के हिसाब से आप बना लो। क्या लिखोगे आप इसको, AED, तो EAD ना लिखो, AED लिखो। अब आप पेन से कर सकते हो चाहो तो, ये सही है हमारा AED। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल उठा लिया हमने। ठीक है, दो साइड और एक एंगल लेना है। एंगल तो वही लोगे जो अभी आपने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव से। दो साइड कौन सी लोगे, जो गिवन में। देखो गिवन में कौन सी दो साइड्स हैं, एक तो है AB बराबर AD, उससे पहले ऊपर वाली ले लो, चाहे AC बराबर AE, तो AC बराबर AE पहली साइड, और दूसरी साइड कौन सी गिवन है, AB बराबर AD, दोनों हैं गिवन पॉइंट्स। ठीक है, दोनों है गिवन पॉइंट्स। एंड तीसरा एंगल जो लोगे आपने ऊपर ऊपर प्रूव कर दिया, अभी अभी प्रूव किया है कि एंगल BAC, हाँ फिर से कहो क्या कह रहे हो, ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं आया। अच्छा देखो यहाँ पे AB आ रहा है तो वहां AE आ रहा है, दैट मीन्स AED भी गलत है अभी नाम। अब आप इसको AED ना लिख के DAE लिखो, जरा DAE लिखो, उससे देखते हैं। DAE देखते हैं कि उससे क्या होता है। चलो साइड देखो, AC नहीं, फिर साइड खराब हो गई। तो बस यही दिक्कत आती है इसमें, जो मेन दिक्कत आती है। सोचो सोचो सोचो, बस ये सोचना है क्या ट्राइंगल का नाम लिखूंगी तीनों से। एक बार जो देखो मैं तीनों पॉइंट लिख देता हूँ, एंगल BAC बराबर एंगल EAD। हाँ क्या कह रहे हो, क्या लिखूं मैं, आपको AC बराबर AE चाहिए। तो देखो A और C कोने पे हैं तो A और E भी कोने पे रहेंगे, लेकिन अगर मैं AE कोने पे रख दूं और D बीच में रखूं, अब देखना जरा, अब सही हो गया क्या। देखो AB बराबर AD और AC बराबर हो गया ना। अच्छा एंगल भी देखना बेटा, एंगल 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 BAC बराबर, इधर क्या लिखोगे, अब DAE है लेकिन उधर EAD है, तो बेटा DAE, अगर मैं लिखूं एंगल DAE और मैं लिखूं एंगल DAE और मैंने लिखा क्या है EAD, ये दोनों एंगल तो सेम ही होंगे ना। ये भी तो लेटर A पे बन रहा है, ये भी लेटर A पे बन रहा है। भाई आप एंगल ABC को CBAB तो लिख सकते हो उल्टा, सेंटर पे तो अभी भी B है तो उधर सेंटर पे तो A ही है। A और D को आपने E और D को इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करते हैं ना अपन, सुनो, अपन इस एंगल का नाम शुरू से ही वो लिख देते हैं जो इस ट्राइंगल के हिसाब से सेट है। तो क्या हो जाएगा बोलो, इधर लिखा है हमने BAC तो DAE, DAE, और इधर भी DAE, और ये का चीज कहां से आई, प्रूव्ड अबव। तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें एक पेंसिल लेके बैठना पड़ता है, क्योंकि हमने कुछ और हिसाब से सेट किया, नीचे आते आते वो सारे नाम बिगड़ गए, तो हमको फिर दिमाग लगा के उनको सही सेट करके लिखना होता है। ठीक है, एक बार जाते जाते फटाफट हम देखेंगे कि सब कुछ सही है क्या। देखो AC AE सही है, फ्लो सही है पहला। दूसरा AB AD सेकंड फ्लो भी सही है। तीसरा एंगल का फ्लो BAC BAC, तो उधर BAE सही है, तीनों सही है। अच्छा एंगल बीच का है, हमने अभी फिगर के अकॉर्डिंग देखा था, इधर से तो नहीं पता चल रहा है कि ये वाला एंगल इन दोनों के बीच का है या नहीं है, लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप जाके देखो तो AP और AC के बीच का एंगल ये BAC। आप फिगर में चाहे से चेक कर लो, अभी टाइम की कमी इसलिए मैं फिर से चेक नहीं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि बीच का एंगल होना चाहिए, नहीं तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी, है ना। सो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल,
ट्रायंगल जैसा लिया था वैसे ही लिखना, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से मुझे बताओ AC और AE बराबर हो जाएंगे। कोई प्रूव करना था अपने को, तो BC और DE ले लो, ये लो BC DE, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है। जो भी उसने प्रूव करने के लिए कहा है वो आप कर देना फिर बात, ठीक है। तो BC इक्वल टू DE, रीजन बाई CPCT प्रूव। देखो बाकी के क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे स्टॉप किया है, फिर सेकंड पार्ट लिखा है, सेकंड पार्ट में ये चीज फिर से लिखी है, फिर से लिख के फिर मैंने BC इक्वल टू D इससे पिछले क्वेश्चन में जैसे किया। यहाँ पे स्टॉप क्यों नहीं किया, क्योंकि ये चीज तो उसने कहीं प्रूव करने के लिए कहा ही नहीं है ना, ये तो हमने हमारी सहूलियत के हिसाब से प्रूव करी है। इसको प्रूव करने के लिए हमने उसको प्रूव किया है, तो इसलिए मैंने एक ही फ्लो में लिख दिया। मान लो इसमें भी दो पार्ट होते हैं कि पहला पार्ट तो इसको प्रूव करो और दूसरा पार्ट इसको प्रूव करो, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, तो इतना करके मैं क्या करता है यहाँ पे प्रूव्ड, फिर सेकंड पार्ट के लिए इसको फिर से उठाता प्रूव्ड अबव लिख के और फिर इससे ये निकालता। समझ में आई ना? कईयों को डाउट हो कि सर इस बार तो आपने डायरेक्ट ही कर दिया और बाकी क्वेश्चन में आप 1 2 करके कर, तो उसने प्रूव उन क्वेश्चंस में दोनों तीनों चीजें करवाने के लिए कहा था, इसलिए अपन ने अलग अलग प्रूव किया। इसने तो इसमें फाइनली ये चीज प्रूव करने के लिए कही थी ना, इसको प्रूव करने के लिए अपन ने वो चीज प्रूव करी है, तो उधर ना तो प्रूव्ड लिखोगे ना नंबर सीरियल नंबर चेंज करोगे 1 2 करके, ठीक है। क्लियर है? तो काफी आज के लिए, ये सेकंड क्वेश्चन को फिर से एक बार घर जाके करेंगे, यही आज का आपका होमवर्क है। अभी तो कर लिया, ये 6 क्वेश्चन फिर से होमवर्क में करके आना है, अपने आप से करना है। इफ यू वांट यू कैन चेक द वीडियो, पहले आप वीडियो अच्छे से देख लेना और फिर इस क्वेश्चन को सब अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ये मान के चलना ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ऐसा मान के ही चलना कि आने वाला है, तो करना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। हाँ जी, बात करते हैं कल के टाइम के बारे में फाइनली।